औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हम ये शुरू करने वाले हैं मैथ्स 8 क्लास कोर्स का चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका जो उन्वान है वो है फाइनेंशियल अरिथमेटिक एक्चुअली फाइनेंसिस से वाबस्ता जो चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में नंबर पे आएंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा है हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि पहले हम इसकी कुछ बुनियाद समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन हल करना फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले जो आज हम वाबस्ता जो चीज़ है इस चैप्टर की जो पहले क्वेश्चन से वाबस्ता है वो है एक्चुअली रेशो, जो कि पिछली क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। रेशो जो है एक्चुअली ये जो है ये मवाजना है उसको कह सकते हो, या इसको आप कंपैरिजन कह सकते हो। लेकिन कंपैरिजन किन के दरमियान होते हैं? मोर देन वन क्वांटिटी जो होती है, मोर देन वन क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी के मानी मिकदार एक से ज़्यादा हो, चाहे वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, जितने भी हों, लेकिन कम से कम 1 से ज़्यादा हों और इनको आप कंपेयर करो तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेशो कहते हैं। लेकिन रेशो के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी होंगी तभी हम उसे रेशो कहेंगे, अदरवाइज़ ये रेशो नहीं होंगी। सबसे पहले तो ये होगा कि इसमें टर्म्स जो होंगी वो सेम होनी चाहिए। एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो वेट का आपको जो होगा, वेट का कंपैरिजन आपने वेट के साथ ही करना है, टाइम का आपने जो है वो टाइम के साथ ही करना है, हाइट का जो है आपने हाइट के साथ ही करना है। ये तो एक चीज़ हो गई। साथ में दूसरी चीज़ ये है कि उसके यूनिट्स भी क्या होने चाहिए? वो सेम हों। दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर जिसके किसी यूनिट में डिफरेंस हो तो भी कंपैरिजन मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ का जो कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ लेंथ्स की आपस में, और उसमें एक यूनिट है मीटर और दूसरा है सेंटीमीटर, तो ये भी कंपैरिजन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आपके इसके यूनिट्स सेम ना कर लें। या तो चाहिए आप ये कि इससे सेंटीमीटर से आप मीटर बना लें या आप मीटर से सेंटीमीटर बना लें, तो ये फिर दोनों एक यूनिट्स हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको क्या करने होगा? मीटर को आपको जो है 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये दोनों सेंटीमीटर हो जाएंगे और फिर आप इनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो अब होगा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि रेशो, जब आप मोर देन वन क्वांटिटीज़ को आपस में कंपैरिजन करें। लेकिन अगर मैं इसमें इसको हम लिखने के तरीका क्या है? इसके लिखने का तरीका हमारे पास ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ उसका क्या होगा कि अगर दो नंबर हैं, ए भी कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, और आप इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनका लिखने का तरीका ये है कि इनके बीच में जो ये दो डॉट्स हैं, कोलन जो है, अगर इनके बीच में डाल दें तो ये इसके लिखने का एक तरीका हो गया। लेकिन अगर किसी दूसरे वे से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका एक ये है, इसको फ्रैक्शन की हालत में भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/b। तो ये भी हमारा रेशो लिखने का तरीका है। इसके बाद जो इस एक्सरसाइज में एक और चीज़ आ रही है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है? प्रोपोर्शन दरअसल रेशो से ही वाबस्ता चीज़ें होती हैं, लेकिन रेशो में मोर देन वन क्वांटिटी होती है और प्रोपोर्शन में मोर देन वन रेशो का जो है आपस में कंपैरिजन जो होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेशो है आपके पास A/B, और इसी किस्म की आपके पास एक और रेशो है C/D। लेकिन अगर अब इनको कंबाइंड कर लें और इन दोनों का नेट इफ़ेक्ट, नेट रिज़ल्ट अगर सेम आएगा तो हम अब इसको क्या कहेंगे? इसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कहता हूँ कि एक अलग सी रेशो है A/B, वो क्या है? इसको मैं कहता हूँ कि 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया? A का हो गया 2 और B का हो गया 3। तो इसके मुकाबले में अगर हम एक और रेशो ले लें, वो होगी फॉर एग्ज़ाम्पल C/D मैं ले रहा हूँ, तो वो मैं ले रहा हूँ 4/6।
अब इन दोनों का ये तो अलग अलग दो अलग अलग रेशोज़ हो गई। ये ए रेशो बी अलग है, सी रेशो डी अलग है। लेकिन अगर आप इन दोनों का अगर आप प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेशो बी इज़ द सेम ए सी रेशो डी। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की वैल्यू तो 3 है, बी की वैल्यू 3 है, 2:3 हो गया। इस तरह सी की रेशियो है 4 और डी की रेशियो है 6। तो अब ये इन दोनों का हम प्रोपोर्शन कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमने एक शर्त भी कही थी कि इनका नेट इफ़ेक्ट जो है ना वो 1 होना चाहिए। जस्ट लाइक ये हो गया 2:3। ये तो मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई होता, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऐसा नंबर अगर हम किसी नंबर पे ये डिवाइड हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो कि इससे ये क्या बन जाए, 2 और 3 बन जाए, तो वो ऐसा कौन सा नंबर है? तो अगर सिर्फ इस रेशो को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 2 2s are 4 और 2 3s are 6। तो अब ये दोनों चौके आपस में बराबर हैं, तो अब इनको कहते हैं प्रोपोर्शन। तो ये अब यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन से ताल्लुक़ होगा। तो प्रोपोर्शन हम उसी वक्त कहेंगे जब दो अलग अलग रेशो हों, लेकिन उनका नेट रिज़ल्ट आखिर में जो होता है, नेट रिज़ल्ट वो दोनों का इक्वल आ जाए, दोनों बराबर हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेशो बी इज़ द सेम एज सी रेशो डी, या इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये हो गया हमारा ये। लेकिन इसका हम फ्रैक्शन के लिहाज से अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कैसे हो जाएगी? ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब इससे तो हमें पता चला कि इसमें 4 क्वांटिटीज़ शामिल होती हैं। ए रेशो बी इज़ द सेम ए सी रेशो डी। तो इसमें मतलब ये हो गया कि ए के लिए अलग वैल्यू होगी, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए अलग। तो ये 4 वैल्यूज़ होंगी। तो अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा इसी चीज़ से वाबस्ता है कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा कि इसमें एक लॉ यूज़ होता है, एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है जो इसमें यूज़ होता है कि ये जो हो अगर प्रोपोर्शन में होंगे, प्रोपोर्शन अब मेरे पास हो तो उसका हमेशा ये बात याद रखें कि उसका जो ये है, ये जो फर्स्ट और लास्ट नंबर यानी कि फ़र्स्ट और फोर्थ नंबर जो है, इसको हम कहते हैं कि इनको कहते हैं कि एक्सट्रीम्स। और ये बीच वाले जो नंबर हैं, मिड वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनको हम कहते हैं कि मीन्स। तो ये एक बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये क्या होता है, एक रूल है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वो हमेशा इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई डी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो इनका अब प्रोडक्ट जो है दोनों का, वो दोनों एक ही होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने बेस बना ली है, काफ़ी जो अहम बातें थी वो हमने सीख ली हैं। तो हम अब हमारे लिए अब कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। आए हम एक्सरसाइज की चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 है और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो वाबस्ता है, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग नीचे दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसमें से अब क्या है, हमें वैल्यूज़ ढूंढनी है। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास y/32 इज़ इक्वल टू 3/8। तो ये फ्रैक्शन की हालत में ये एक प्रोपोर्शन दिया गया है। तो अब इसको हम 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक इसका शॉर्ट सा मेथड है और एक थोड़ा सा वो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की तरफ से, मैं दोनों तरीके से हल कर लेता हूँ, फिर आपको जो भी तरीका पसंद आए फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हमसे ये
तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, तीन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, लेकिन एक क्वांटिटी वाई जो है हमारी मिसिंग है। तो इसको हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो ये चूँकि इसके बीच में इक्विलिटी दी गई है, तो इसका मतलब है कि ये सारी टर्म और ये सारी टर्म ये जो हैं दोनों आपस में हैं इक्वल। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा ये वाई है, इसके नीचे जो ओवर 232 लिखा गया है, ये फ्रैक्शन दी गई है। फ्रैक्शन को एक्चुअली हम डिवीज़न भी कह सकते हैं। तो मैथ्स में जब भी कोई चीज़ हमें जिसकी कीमत चाहिए हो, जैसे कि यहाँ हमें वाई की कीमत चाहिए, तो उसको हम आखिर में बिल्कुल सेपरेट छोड़ देंगे और उसके साथ जितने भी वाबस्ता या कनेक्टेड क्वांटिटीज़ हैं या नंबर्स हैं, उनको हम अपोजिट साइड पे यानी कि दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे। और ये भी हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू जिसकी हमें कीमत चाहिए हो, जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड हो, तो उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और बाकी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं या जो चीज़ें हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ एक फ्रैक्शन 32 भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, क्योंकि ये बात याद रखें कि ये चार ऑपरेशन जो हैं, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो उसके लिए बात याद रखें कि ये जो हैं आपस में, ये मैं इधर लिख भी रहा हूँ कि ये प्लस जिसको कहते हैं या एडिशन जो कहते हैं, ये जो है तो ये सब्ट्रैक्शन के साथ ये ख़त्म होगी। ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं, उलट हैं एक दूसरे के। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीज़न जो हैं तो ये भी आपस में एक दूसरे के उलट हैं। अगर एक नंबर है उसके साथ प्लस लिखा है तो हम उसी नंबर को उसी के साथ ख़त्म करेंगे, लेकिन अब प्लस नहीं लिखेंगे, उसके साथ माइनस लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है और इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ और दूसरी साइड पे ले जाना चाह रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नंबर वही है, 2 के 2 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम उसको किस ऑपरेशन के साथ दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अपोजिट ले। तो इसकी एडिशन का अपोजिट क्या है, सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह एक नंबर हमारे पास है -3 और इसको हम दूसरी साइड पे ले जाना चाह रहे हैं, अपोजिट साइड पे। तो इसको हम कैसे, इसकी इन्वर्स ढूंढे, इसका अपोजिट ढूंढे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन नंबर यही होगा, +3 हो जाएगा। तो ये इसको हम दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। इसी तरह एक हमारे पास क्वांटिटी है 2 और इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लिकेशन 2 है तो इसको हम डिवीज़न 2 कर देंगे। इसी तरह एक क्वांटिटी है जैसे 1/2 है, इसमें से मैं 2 ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये 2 कैसे ख़त्म होगा, ये तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का जैसे मैंने भी कहा कि इसका दूसरा नाम क्या है, डिवीज़न है। तो इसको हम किस चीज़ से ख़त्म कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये सारे अपोजिट इन्वर्स ऑपरेशंस थे जो मैंने कुछ बता दिए हैं। तो ये आगे आगे इसमें हमें चाहिए होंगे। तो ये y/32 है, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है क्योंकि इधर फ्रैक्शन दी गई है और फ्रैक्शन का दूसरा नाम जो है वो डिवीज़न ही है, एक्चुअली इसका मतलब डिवीज़न ही होता है। तो ये अब डिवीज़न का अपोजिट मैंने क्या फरमाया कि ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये अब मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी, ना डिवीज़न किस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन से। तो इधर ये बात याद रखें कि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी दो साइडें होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, इसके बीच में इक्विलिटी होता है। तो ये अब ये इक्विलिटी जो है दी गई है। तो अब ये इधर हमने एक एक्स्ट्रा काम किया था +32, जो अगर इस साइड पे किया है तो हमें इस साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। इक्वेशन का कानून यही है कि जो काम आप एक लेफ़्ट हैंड साइड पे करोगे तो वो राइट हैंड साइड पे भी ज़रूर करोगे, या राइट हैंड साइड पे करोगे तो वो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी वो रूल ज़रूर करोगे। तो ये 32 1 ज़र 32, 32 1 ज़र 32, तो y को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में देखें, ऐसा कोई नंबर है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, लेकिन वो हम अपनी सहूलत के लिए लिखते नहीं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 8 1 ज़र 8 और 8 4 ज़ार 32। ऐसा कोई नंबर जो 8 को भी डिवाइड करे और 32 को भी डिवाइड करे, तो वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लेकिन जब एक मल्टीपल नंबर हो और एक नंबर जो है, क्वांटिटी जो हो, मल्टीपल नंबर्स पे डिवाइड हो, तो बेहतर यही है कि आप मैक्सिमम नंबर पे उसको सिंप्लीफाई करें। जैसे अब 2 पे भी हो सकता था, 4 भी हो सकता, लेकिन मैंने क्या किया, मैक्सिमम किया, तो इसमें हमारा टाइम बच गया है। तो अब ऊपर वाले से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर
से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों 1 आए हैं और 1 डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, जो हम सहूलत के लिए नहीं लिखते। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 12 ज़ार 3 4 ज़ार 12 हो जाएगा। तो ये आपकी जो क्वांटिटी थी मिसिंग, तो इस तरीके से आपने ढूंढ ली। अब इसका एक अदर मेथड भी है जो कि ज़्यादा इस एक्सरसाइज से, इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड है। वो क्या है, वो ये है कि ये जैसा कि क्वेश्चन दिया गया हमें कि y/32 इज़ इक्वल टू 3/8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तफसील से बताया था, जैसे मैं आपके लिए फिर ये पेपर रख रहा हूँ कि ये जो है रेशो को और प्रोपोर्शन को आप दो मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि उनके बीच में कोलन डाल दे, दूसरा तरीका मैंने आपको जैसे बताया कि ये इसको हम फ्रैक्शन की हालत में भी लिख सकते हैं। तो जब मैथ्स में एक काम एक तरीके से हो, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ दोनों के a/b इज़ इक्वल टू, इसका ये तरीका भी है कि a/b। तो जब ये तरीका होता है तो ये बात आप याद रखें कि जब ये होगा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, ये होगा इसकी राइट हैंड साइड, जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी लेफ़्ट के बराबर होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b इज़ इक्वल टू, कि हम a डिवाइड बाई b अगर आ जाए कहीं पे तो हम अपनी सहूलत के लिए उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिवर्स होते हैं सारे, अगर बीच में इक्विडिटी हो तो हम इसको कभी भी चाहें अपनी सहूलत के लिए इसको रिवर्स से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल अब मैं ऐसे आपको से देता हूँ। मैथ्स में इसी क्वांटिटी को कहते हैं सिमेट्रिक क्वालिटी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी भी इसको कहते हैं। जैसे एक साइड पर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम ऊपर उसका 2/2 भी लिख सकते हैं और इधर उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब कभी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, 2 raised to the power 4 के इक्वल है, तो ये भी याद रखें कि ये जब कभी आपको ज़रूरत हो तो 4 की जगह पे आप 2 raised to the power 2 भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह मुझे अभी ज़रूरत पड़ी थी, जैसे मैंने कहा कि a/b इक्वल है 1/b के, a/b के। तो अब मैंने लिखा हुआ है a और b, तो उसकी जगह पे मैं ये कोलन भी डाल के रेशो भी मैं लिख सकता हूँ। रेशो की हालत में या प्रोपोर्शन की हालत में मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जैसे अब ये क्वेश्चन दिया गया है ये। तो अब इसको अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इज़ वेल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि ये क्या हो जाएगा, y, इसको लिख लो 32 इज़ द सेम एज 3/8। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट पे आ जाएगी, ये सेकंड क्वांटिटी दूसरे नंबर पे, ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगी। तो अभी हमें पता है कि हमने अभी एक रूल पढ़ा है कि वो क्या रूल था कि एज वी नो दैट कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। आप लिख लो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो यहाँ पे हमारे एक्सट्रीम्स क्या हैं, कोने वाली चीज़ें देखें साइडों पे, ये एक हो गया y, एक हो गया मल्टीप्लाई 8 हो गया, और इधर क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब वो इक्वेशन हो गई, ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मुझे जिसकी कीमत चाहिए मैं अकेला छोड़ दूंगा, बाकी उससे मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये +8 है, तो ये किस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा, या इसको कैसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इसको प्लस मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या है, डिवीज़न, और डिवीज़न और फ्रैक्शन एक ही बात होती हैं, एक ही नाम, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ये हो जाएगा 8/8। तो जो काम अब एक साइड पे हमने कर लिया, लेफ़्ट हैंड साइड पे किया, तो उसको हम राइट हैंड साइड पे भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इक्वेशन का कानून है। तो ये 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा, और ये 8 1 ज़ार 8 और 8 4 ज़ार 32 हो जाएगा। तो y को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ y, तो वही y आ जाएगा, क्योंकि 1 तो जो है इसमें एक प्रॉपर्टी है कि उसको जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही चीज़ आती है। तो ये y इज़ इक्वल टू यही y क्वांटिटी आती है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई इधर करना है अभी हमने, तो ये y की हमारे पास कितनी कीमत वैल्यू आ गई, ये 12 हमारा आ गया। ये मैंने दो तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब जैसा आपको सही लगे तो फिर आप उसको उसी तरीके से जो है तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की जानिब, जो कि बी है, ये भी इसी तरीके पे दिया गया है। 2/y इज़ इक्वल टू 4/6।
तो अब जैसा आपको मुनासिब लगे, वो जो तरीका आपको बेहतर लगे, चूँकि ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा बल्कि पूरा उसके साथ डिपेंड करता है प्रोपोर्शन के साथ, तो बेहतर यही है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन अगर इसके साथ कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ तो ये भी बेहतर है, ये गलत नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2:y इज़ द सेम एज़ 4:6। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, हमें तो पता है, इज़ वी नो दैट कि एक रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो अब ये देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स कौन से हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं ये 1 और 4th वैल्यू को, जो कोने वाली कीमतें होती हैं, ये बीच वाली जो होती हैं, मिड वैल्यू जो होती हैं, इनको हम मीन्स कहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 6 12 हो जाएगा, और ये जो है y मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब ये y मल्टीप्लाई 4 जो है, इससे हमने वैल्यू निकालनी है, हमें पता है जिसकी कीमत हमें चाहिए होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, बाकी उससे जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, अपोजिट साइड पे। तो अब ये मल्टीप्लाई 4 है, तो ये कितने पे, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो ही 4 ही पे होगा, लेकिन अब मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवीज़न होता है, और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, तो एक चीज़ के दो नाम हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 और ये 4 आपस में 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, और 12 को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ तो ये 3 आ जाएगा। जब 3y के बराबर हो सकता है, तो हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि अगर 3y के बराबर है तो ये y इज़ इक्वल टू 3 भी हो सकता है, जैसे इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चूँकि हमने बेस बना ली है, आराम से क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा सा मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा अगर तेज़ कर लिया जाए तो आपके लिए वीडियो इतनी तवील नहीं बनेगी। तो मैं कर रहा हूँ 5/15 और इक्वल टू y/30 हो जाएगी। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट अबाउ इज़ अंडर, इसको हम ऐसे नीचे भी नीचे के तरीके पर भी लिख सकते हैं, जैसे 5/15 इज़ द सेम एज y/30। तो ये इसके एक्सट्रीम्स हो जाएंगे, ये इसके मीन्स हो जाएंगे, और हमें तो पता है एक रूल, उसके लिख लेंगे, इज़ वी नो दैट, कि हमें तो ये रूल पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये हो जाएगा 5 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, एक्सट्रीम्स तो उसके यही हैं 30 से, और इसी तरह 15 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा y से। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 5 को, ये 5 है, अगर 5 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 30 से, तो 35 ज़ार 3 5 ज़ार 15, और ये एंड में अगर ज़ीरो आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई में डायरेक्ट अगर नीचे लिख लें, और बाकी जो नंबर रह जाते हैं तो वो उसको मल्टीप्लाई कर लें। ये चूँकि आखिर में आया है, एंड में आया है, तो इसको डायरेक्ट लिख लें, और बाकी अब जो डिजिट्स रह गए उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये इसका आसान मल्टीप्लिकेशन का मेथड था। तो ये क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई y हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए y की, तो इससे अब हमने क्या करना है, 15 हमने ख़त्म करना है, तो 15 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये देख रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हो तो इसको हम ख़त्म करते हैं, और मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या है, डिवीज़न है, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 15। तो अब हम देखते हैं कि ये 15 1 ज़ार 15, 15 1 ज़ार 15, तो ये 1 y रह जाएगा, और ये 15 1 ज़ार 15, और ये ज़ीरो रह गया, तो ज़ीरो को इस तरह आंसर में लिख लेते हैं। तो ये अब हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 10 आंसर आ गया।
बाकी इस तरीके से भी आप इसको करें जो कि मैंने इस तरीके से किया हुआ है। डायरेक्ट मेथड भी है इसका, इस तरीके से भी आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई जवाब गलत होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। डी नंबर क्वेश्चन जो है हमारा जो है वो है डी नंबर क्वेश्चन में हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 5/20 और ये है इक्वल टू 4/y। 4/y है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमने इसमें मिसिंग क्वांटिटी जो है हमारी y है, तो अब मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ये देखिएगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 5 फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख लें, इस तरह इसको लिख लें 20 इज़ द सेम एज 4/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके एक्सट्रीम्स हैं, ये इसके मीन्स हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि एज वी नो दैट के जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स क्या हो जाएंगे, इसके 5 और y जो हैं ये इसके एक्सट्रीम्स हैं, ये कोने वाले नंबर, और ये जो हैं 20 × 4 ये इसके मीन्स हो जाएंगे। तो अब हमें वैल्यू जो चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ तो 5 भी कनेक्टेड है, तो ये 5 अब इससे हम ख़त्म करेंगे। तो ये 5 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। कैसे, तरीका क्या है कि इनके बीच में तो y है, तो y को हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसको डिवीज़न पे ख़त्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स जो है तो वो डिवीज़न है, तो फ्रैक्शन और डिवीज़न एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ये हो जाएगा 20। इधर अगर हम किया है तो बीच में इक्वेशन है, इक्वेशन कहते हैं जिसकी दो साइडें हों और दोनों आपस में बराबर हों, तो इसको कहते हैं इक्वेशन। तो ये अब इक्वेशन है, तो अगर एक साइड पे जो काम करोगे तो दूसरी साइड पे भी वही काम करना है। अब हमने इधर डिवाइडेड बाय 5 किया, इधर भी 5, तो इसको मैंने 1 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा। इधर भी एक 5 होता है, डिवाइड होता है, 5 1s are 5, तो 5 4 ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो इधर y 1s are y, और ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 16, चूँकि हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मेरा ख्याल में अगर हम थोड़ा सा इसमें स्पीडी क्वेश्चन कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा कोई टाइम बच जाएगा, हमारा टाइम ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, यह था हमारा डी। अब हम चलते हैं ई की तरफ। ई क्वेश्चन है हमारा y/24 इज़ इक्वल टू 8/16 हो जाएगा। तो ये भी वही इसी किस्म से हो जाएगा कि क्या हो जाएंगे। इसको हम करते हैं, इसका एक और मेथड भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये ऐसे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस की हालत में अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से। तो वो उसी तरह की सिचुएशन बन जाएगी जैसे ये वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, वो भी हो सकता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं, चूँकि हमारा टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन से वाबस्ता है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि उसी से कर लूँ, वरना आपके लिए जो भी तरीका आप यूज़ करना चाहें, वी कैन राइट एज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ये y लिख लें, रेशो 24 इज़ द सेम एज 8/16 हो जाएगा। तो अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं, ये हमारे मीन्स हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, y को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 से और 24 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 8 से। तो अब मुझे तो चाहिए y की वैल्यू, उसके साथ तो 16 कनेक्टेड है और मल्टीप्लिकेशन की हालत में कनेक्टेड है। तो अब मैं इसका क्या कर लूँगा, इसको मैं करता हूँ y मल्टीप्लाई 16, तो ये डिवीज़न पे हो जाएगा, डिवीज़न 16, और ये 24 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 16 ये हो जाएगा। तो ये 16 और 16 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे 1 पे, तो ये इधर y रह जाएगा। इधर हम देखते हैं कि ऐसा कोई नंबर जिसके ऊपर ये डिवाइड हो, तो ये 8 है, 8 1s are 8, 8 2s are 16, और ये फिर इसके साथ सिंप्लीफाई होता है, 2 1s are 2 और 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर रह गया 12 मल्टीप्लाई 1, तो 12 1s are 12 हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अपनी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं एफ़ क्वेश्चन की तरफ। एफ़ नंबर क्वेश्चन जो है वो है 3/21 इज़ इक्वल टू 7/16
वाई। ये मैंने क्वेश्चन में लिख लिया है खैर से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज वेल। कैसे हम इसको लिखना चाहें, वी कैन राइट एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या कर देंगे, इसको हम लिख लेंगे 3:21 इज़ द सेम एज 7:1। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में, ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जैसा कि हम जानते हैं, वी कैन एज वी नो दैट, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3×21, और नहीं 3×y और 21×7 हो जाएगा। तो अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो इससे मैं 3 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवीज़न पे चला जाएगा, और डिवीज़न और फ्रैक्शन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो 21 और इधर 3 आ जाएगा, तो ये 3 1 3, 3 1 3 हो जाएगा, ये भी 3 1 3, 3 7 21। तो ये y इज़ इक्वल टू 7 7 49। तो ये आपका एक और आंसर हो गया। ये हो गया आपका F। अब हम चलते हैं G की जानिब। तो अब वो चीज़ जो अभी तक हम खुद कर रहे थे, अब उन्होंने पहले ही इसी हालत में दे दी। 125 रेशो इज़ द सेम एज 125:15 इज़ द सेम एज y रेशो 60। तो जो हम इधर कर रहे थे पहले से ही, हम उसको डाल इस हालत में ला रहे थे पहले से ही, अब उन्होंने पहले से ही इसको दे दिया है, तो अब हमारे लिए काम और आसान कर दिया है। तो ये हमारे एक्सट्रीम्स हो जाएंगे, ये हमारे मीन्स हो जाएंगे। इसको हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट, कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गए हैं। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 125 × 60 इज़ इक्वल टू 15 × y। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू चाहिए, हमें इधर y जो आ गया है इस दफ़ा राइट हैंड साइड पे आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम उधर ही उसको सेपरेट कर लेंगे। इससे ये 15 जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसको 15 डिवीज़न 15 कर लेंगे, फ्रैक्शन और डिवीज़न एक ही बात है। तो ये हम इसको ऐसे कर लेंगे, और ये हो जाएगा 125 60 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन के एक साइड पे जो काम करेंगे तो दूसरी साइड पे भी वही करना पड़ेगा। 15 1 15, 15 1 15। अब ये देखें तो ये होता है 15 1 15 और 15 4 60। तो इधर 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो यही हो जाएगा। ऊपर जो है आपके पास क्या आ गया है, 124 आ गया है 25, और इधर हम उसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 4 20, 2 कैरी हो जाएगा, 2 4 8, और 8 + 2 10 हो जाएगा वो, और एक फिर इधर आगे चला गया, और 4 1 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो ये y की वैल्यू ये भी आ गई। लेकिन अब इसका अगर 500 y के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y भी 500 के इक्वल होगा। तो इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा G हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर H की जानिब चल रहे हैं। H नंबर क्वेश्चन जो है 70:14। तो ये अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आए कि अब इसको हम सॉल्व करें। ये है दिया गया है 70:14 इज़ द सेम एज 40:y। तो अब ये पहले से ही हमारे पास रेशो की हालत में है, तो अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सट्रीम्स हैं और ये हमारे मीन्स हैं। तो हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट, जब भी आप रूल लिखें तो ये लिख लिया करें, तो ये इससे ज़रा मज़ीद क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाइड लगेगा और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड हालत में लगेगा। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सट्रीम्स क्या हैं, 70 मल्टीप्लाई वो हो जाएगा, प्रोडक्ट है वो। आप इसको लिख भी सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इधर मैंने नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स के बराबर होते हैं, देखें जिसके इक्वल होते हैं, ये मैंने इक्वलिटी डाली हुई है। तो ये हो जाएगा 70 रेशो ये, और ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 40। तो अब मुझे चाहिए y की वैल्यू। इससे हमने 70 को फिनिश करना है, तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई है तो ये डिवीज़न पे हो जाएगा, और डिवीज़न और फ्रैक्शन एक ही चीज़ है, तो ये हो जाएगा 40, और इधर मैं करता हूँ 70, तो ये 70 1s are 70, 70 1s are 70, तो y इज़ इक्वल टू, अब ये जो हैं डिवाइड होते हैं। अगर इसका एक आसान तरीका ये है कि इसके एंड में भी ज़ीरो है, इसके एंड में भी ज़ीरो है, तो ये आपस में सिंप्लीफाई हो गए, या इसका मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि हमने इसको 10 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 10 4s are 40 और 10 7s are 70। इस तरह अब ये 7 1s are 7 और 7 2s are 14 हो जाएगा। तो अब आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 4 आ गया। तो अब y की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो 8 आ गई। तो इस तरह हमारा ये एक और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की जानिब, जो कि होगा h के बाद i नंबर क्वेश्चन है, i है, और i जो है वो क्वेश्चन दिया गया है y रेशो 32 इज़ द सेम एज 8 रेशो 16। ये हो गया। चलें अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन है, हमारे पास प्रोपोर्शन है, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, तभी ये प्रोपोर्शन कहलाएंगी। अगर एक ये अलग रेशियो हो, ये अलग रेशियो हो, इनका आपस में नेट रिज़ल्ट सेम ना आए, तो फिर वो प्रोपोर्शन नहीं कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 रेशो 16 और ये 32 रेशो y। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे ये क्या हैं, ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं और ये हमारे मीन्स हैं। तो हम कह सकते हैं, इधर मैं लिख भी लेता हूँ कि आपकी इधर और एक्सप्लेन हो जाए, एक्सट्रीम्स और इधर हो जाएगा मीन्स। तो इधर मैं लिखता हूँ एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पूरा मैं नहीं लिख रहा, बस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब देखिएगा एक्सट्रीम्स इसके क्या हैं, ये कोनों वाले हैं, जो y मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो इसी हालत में लिखते हैं। और मीन्स इसके ये हो जाएंगे 32 मल्टीप्लाई 8 हो जाएंगे। मुझे चाहिए y की वैल्यू, इससे मैंने 16 को दूसरी साइड पे लेके जाना है, अकेला छोड़ना है, सिर्फ y को सेपरेट करना है। तो इसको अब मल्टीप्लाई 16 किस चीज़ पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये डिवीज़न हो जाएगा। तो इधर जो हम काम हमने किया है, एक्स्ट्रा काम, ये दोनों तो ऊपर भी थे, ये एक एक्स्ट्रा काम हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा काम एक साइड पे हो तो दूसरी साइड पे भी रूल है, करना पड़ता है इक्वेशन के। तो 16 1s are 16, तो यही 16 1s are 16 और 16 2s are 30। एक बात फिर मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ, पिछले इसी लेक्चर के शुरू में भी मैंने कही थी कि ये कुछ नंबर ऐसे होंगे जो ज़्यादा नंबरों पे डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 पे भी ये डिवाइड हो सकते हैं दोनों, 4 पे भी हो सकते हैं, 8 पे भी हो सकते हैं और 16 पे भी हो सकते हैं। तो बेहतर यह है अपना टाइम कंज्यूम होने से बचाने के लिए आप इसको मैक्सिमम नंबर पे डिवाइड करें, वरना अगर छोटे छोटे नंबरों पे भी डिवाइड करें तो आपके लिए सवाल जगह भी ज़्यादा पकड़ेगा और आपके लिए गलती का चांस भी हो सकता है, और जो है तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अब मैं सिर्फ करता हूँ y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब ये 2 पर रह गया है और मल्टीप्लाई 8 रह गया है, डिवाइडेड बाय 1 जो है, तो इसका तो कोई एक मतलब नहीं होता, क्योंकि हर हिस्से के नीचे एक 1 होता है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 16। तो ये आपके साथ एक और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i। अब उसके बाद जे की तरफ मैं चल रहा हूँ। जे जो है मेरा 25 रेशो y इज़ द सेम एज 100 रेशो 200। तो ये प्रोपोर्शन में है, तो ये कहते हैं कि इसके ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एक्सट्रीम्स हो जाएंगे, ये हमारे मीन्स हो जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इसके लिए हमारे पास रूल है, एज वी नो दैट कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं, ये हमेशा अगर ये वाकई प्रोपोर्शन हो तब तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स के लेकिन जब भी ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपस में इक्वल ना आए तो समझ जाएं कि ये दो अलग अलग रेशियोज़ तो हो सकती हैं लेकिन ये दोनों प्रोपोर्शन नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए शर्त है कि दोनों का ये वैल्यू एंड रिज़ल्ट और ये दोनों का एंड रिज़ल्ट दोनों का एक जैसा हो। तो अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे क्या हैं, 25 है और 200 है। ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू, और इधर मैं क्या कर लूँगा, y मल्टीप्लाई 100 कर दूँगा। अब मुझे कीमत चाहिए y की, तो ये इसमें मैं 100 को ख़त्म करना है। तो उसके ख़त्म करने का तरीका क्या हो जाएगा कि y मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवीज़न होता है। तो इधर मैंने डिवाइड कर दिया है और इधर 25 मल्टीप्लाई 200 मैंने कर दिया है, 25 मल्टीप्लाई 200, और इसको मैंने डिवाइड कर रहा हूँ। इधर भी 100 पे करूँगा, इक्वेशन का रूल है। तो ये इधर 2 ख़त्म, 2 ज़ीरो, इधर भी 2 ज़ीरो ख़त्म, मतलब ये है कि ये 100 पे डिवाइड कर रहा हूँ। 100 1 ज़र 100, 100 1 ज़र 100। यहाँ पे भी 2 2 ज़ीरो मैंने आपस में कैंसिल कर दिए हैं, सिंप्लीफाई कर दिए हैं। 100 1 ज़र 100, 100 2 ज़र 200। तो अब ऊपर क्या बच गया हमारे पास, इधर तो y 1 ज़र y और इधर 25 बचा है और साथ में 2 भी बचा है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 50 वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये हमने एक्सरसाइज शुरू की थी 3.1। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले इसी एक्सरसाइज के अगले कुछ क्वेश्चन करने के लिए हम फिर हाज़िर होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और सबसे बड़ी बात कि हमारी हौसला अफजाई के लिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सब्सक्राइब कर दें तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।